इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद की जिंदगी को किसी करोड़पति से ज्यादा खुशहाल और बेहतर मानने लगेंगे। एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी है सन 1761, जब दुनिया में इंसान को इंसान नहीं बल्कि गुलामों का दर्जा दिया जाता था। उन्हें सब्जी की तरह खरीदा जाता था और बेचा जाता था। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोनों में बहुत जोरों शोरों से होता था। शुरुआत में हम एक खेत में काम कर रहे कुछ काले लोगों को देखते हैं जो हकीकत में इगोम नाम के गुलाम थे, जिसने इन लोगों को बाजार से खरीदा था और फिर अब उसे काम करवा रही है। इनमें से एक मसाबा नाम का गुलाम भी है जिसे इगोमा कहता है कि तुम इन लोगों पर नजर रखो। पर जब सबने इस चीज को देखा तो मास्टर मसाबा को ज्यादा भाव दे रहा है तो उन्हें काफी अजीब लगता है कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहा है जो कि वो नहीं कर पा रहे। खैर उसी रात हम मसाबा को उसकी बेटी माती के साथ देखते हैं जो उसे कुछ पढ़ा रहा था। पर माती अब इस जगह से ऊब चुकी है, इसीलिए उसने अपने पिता से कहा कि उसकी दोस्त रूबा ने उसे बताया कि यहाँ से दक्षिण की ओर जाने पर एक गांव है जहाँ पर भागे हुए गुलाम शरण लेते हैं। उन्हें भी भाग जाना चाहिए और ऐसा करने पर सभी गुलाम उनकी सहायता भी करेंगे क्योंकि वो सभी उन्हें लीडर मानते हैं। पर मसाबा उसकी बात से नाराज होते हैं क्योंकि उसे ये पता है कि वो गाँव एक काल्पनिक है, ऐसा कोई भी गाँव एग्जिस्ट करता ही नहीं और भागने की सजा क्या होगी वो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। अगले दिन हम कुछ गुलामों को देखते हैं जिन्हें भागते हुए पकड़ा जाता है। यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है, असल में मसाबा इगोमो के लिए ट्रांसलेशन का भी काम करता है क्योंकि उसे इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज दोनों ही आती है। अब वो उन्हीं गुलामों को इगोमो के मुंह से निकले हुए शब्द समझा रहा था। तभी इनके पीछे एक औरत जो कि भागने की कोशिश करती है तो उसकी पीठ पर गर्म लोहे से एक निशान बना दिया जाता है। वहीं एक आदमी भी था जिसने दूसरी बार भागने की जुर्रत की थी तो उसके कान को ही काट लिया जाता है और अगर किसी ने तीसरी बार जुर्रत करी तो उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यही सज़ा होती है आज़ादी की जो कि अब उनसे छीन ली गई है। एक रोज़ मसाबा को इगोमो अपने घर बुलाता है जहां वो गवर्नर के साथ डिनर कर रहा था। दरअसल आज इन लोगों के बीच ये बहस छिड़ी है क्या काले लोगों को आज़ाद कर देना चाहिए और इसीलिए मसाबा को इसके जवाब के लिए बुलाया जाता है। पर उसने डर के मारे कहा कि काले लोग सिर्फ सेवा करने के लिए बने हैं। पर ये 4 शब्द उसने सर उठाकर कह दिए, जो चीज़ इगोमो को कतई पसंद नहीं आती, इसलिए उसने धुतकार कर वहां से उसे भगा दिया। हॉनोरी भी बैठा था, इगोमा का बेटा, जिसकी सोच अपने बाप से बिल्कुल परे है। उसका कहना है कि गुलामों को भी चीज़ सीखनी पड़ने का हक है, इसीलिए उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। पर उसकी ये बात सुन गवर्नर भड़क गया और इगोमो से कहा कि लगता है कि तुम अपना एरिया सही से संभाल नहीं पा रहे हो। सभी के जाने के बाद इगोमो अपने बेटे को खूब सुनाता है और वहीं मसाबा भी उससे सारे हक छीन लिए जाते हैं और कहा जाता है कि अब उसकी बेटी उसके साथ नहीं बल्कि इगोमो के साथ रहेगी। जब इस बारे में माती को पता चलता है तो वो खुद की जान लेने पर तुल गई क्योंकि उसे पता है कि इसका हश्र क्या होगा। पर मसाबा ने उसे समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन माती वहां से भाग जाती है। यहाँ तक कि उसने एक गार्ड को जला भी दिया, जो देख मसाबा को अंदाजा हो गया कि अगर गलती से वो पकड़ी गई तो न जाने ये लोग उसके साथ क्या क्या करेंगे। इसीलिए वो मन ही मन प्रार्थना करता है कि वो कभी पकड़ी ना जाए। सुबह हो गई लेकिन माती का कोई अता पता नहीं है। अब इगोमो एक खास लेडी को बुलाता है जो गुलामों को ढूंढने में माहिर है। उसका नाम है लेडी विक्टोरिया। उसके आने से पहले मसाबा को जमीन पर बांध दिया जाता है और खूब कोड़े मारे जाते ताकि वो बता सके कि उसकी बेटी कहाँ गई। पर उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए अब रूबा को लाया जाता है जो कि माती की दोस्त थी। लेकिन फिर सभी के सामने उसे नग्न अवस्था में लाया जाता है और खूब कोड़े मारे जाते। इतने में वहां पर लेडी विक्टोरिया अपने दोनों बेटों के साथ पहुंचती है, जिसके आते ही रूबा ने बता दिया कि वो दक्षिण की ओर एक गाँव की तलाश में गई है। ये सुन विक्टोरिया ने मसाबा से कहा कि मुझे तुम जैसे लोगों से खास किस्म की नफरत है, इसीलिए मैं उसे मारूंगी नहीं बल्कि वो दर्द दूंगी जो एक औरत के लिए सबसे तकलीफ होती है। इतना कहकर वो अपने बेटे होनरी के साथ चली गई उसे ढूंढने के लिए। ये जगह असल में एक टापू है, यहाँ पर ढेर सारे जंगल हैं जिनमें एक बारी कोई चला गया तो उसे ढूंढ पाना असंभव होता है। पर विक्टोरिया फिर भी लगी रहती है। उसे थोड़ी दूर जाने पर माती के कपड़े मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पैरों के निशान थे। क्या उसे यहाँ पर कोई और भी मिला था? और इसी खोज में वो आगे बढ़ती जाती है, लेकिन आगे जाने पर वो पैरों के निशान गायब हो जाते, जो बहुत ही अजीब था। इसीलिए विक्टोरिया अपने बेटों को लेकर सामने वाली पहाड़ी पर जाती है और वहीं घात लगाकर बैठ जाती है। अगर कोई भी जंगल से बाहर निकलेगा तो उसे दबोच लेगी वो। इस तरफ मसाबा को कुत्ते की पिंजरों में बंद कर दिया जाता है और उसके मुंह पे एक लोहे का मास्क लगाया जाता है ताकि वो कुछ बोल ना सके। पर जब उसके सामने रूबा गई तो उसने उससे मदद मांगी, पर उसने उसे अनदेखा कर दिया। अब वो उस दर्द को वापस बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन रात होने पर उसने अपने इंसान होने का फर्ज निभाया। उस ताले को खोल दिया जिसके अंदर मसाबा की आज़ादी बंद थी। अब ताला खुलते ही वो उसी जंगल की ओर भाग निकला और बस भागता ही रहा।
वहाँ उस पहाड़ी पर बैठी विक्टोरिया को होनारी का बर्ताव और उसकी बातें कुछ खास पसंद नहीं है। जिसे आपको पता ही है, होनारी इन चीज़ों के खिलाफ है, पर विक्टोरिया को इसमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन वो ऐसे शुरू से नहीं थी। कभी कभी इंसान के हालात उसे शैतान बना देते हैं। जब विक्टोरिया छोटी थी तो उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई किसी बड़े अमीर आदमी से, जो कि उसे बहुत मारता पीटता था और बाद में उसे तलाक दे दिया। और कुछ इस तरह से वो इस आइलैंड पर तलाक देने वाली पहली औरत बन गई। उसका ये भी मानना था कि ब्लैक लोगों की आत्मा नहीं होती क्योंकि वो जीने के लायक ही नहीं होते, इसीलिए अगर कोई ज़्यादा कुछ रहने की कोशिश करे तो उसे वहीं मार कर ख़त्म कर दो। अब सुबह हुई तो हमने देखा कि मसाबा अब पत्थरों और पेड़ों की टहनियों की दिशा को पहचान करके उसी दिशा में जा रहा, जिस ओर शायद उसकी बेटी गई होगी। इस बीच विक्टोरिया की नज़रें उसे देख लेती है तो वहीं मसाबा पानी पीने के लिए रुकता है, पर उसके मुंह पर लगी जंजीर से उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसीलिए उसने क्या किया, उसी पत्थरों से उसे तोड़ दिया। इसके बाद वो पानी पीकर आगे बढ़ता है, तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। मसाबा को लगा कि ये विक्टोरिया है, लेकिन असल में कबेड़ी नाम का शख्स था जो उसी की तरह गुलाम था पर अब आज़ाद है। वो उसे रास्ता दिखाता है। इन दोनों के साथ एक औरत भी थी जिसके हाथ में एक नन्ही जान थी, गलत समय पर रो देती है, जिससे विक्टोरिया के बेटे बास्टर्ड को उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है। अब वो उनके पीछे पड़ गई है, लेकिन ये लोग पूरी तेज़ी से भाग रहे हैं। बच्चा होने के कारण ये लोग उस औरत को एक जगह पर छुपा देते हैं और फिर खुद उसका सामना करते हैं। बास्टर्ड ने देखते ही शूट करता है, लेकिन गोली साइड से निकल गई। अब वो मसाबा के चंगुल में आ गया है। इतने में पीछे से होनरी उसे आवाज़ लगाता है और कहा कि सरेंडर कर दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी पीछे से कबेड़ी आकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे कि होनारी की वही मौत हो जाती है। यही सेम काम बास्टर्ड के साथ भी वो करने को कहता है, लेकिन मसाबा को उसे मानने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। वहां से वो भाग निकला, लेकिन इस चीज से विक्टोरिया काफी ज्यादा दुखी होती है। उसके अंदर आक्रोश, क्योंकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। शायद आज से पहले उसने बुज़दिलों से लड़ाई की होगी, आज पहली बार उसका हिम्मत वालों से सामना हुआ। खैर, आगे जाने पर मसाबा को राडो नाम का शख्स मिलता है जो उसे छुपने की जगह देता है और कुछ और पहनने को भी। दोनों वहीं छुपे रहते हैं। इस दौरान राडो उसे अपने बारे में कुछ बताता है, जैसे उसकी फ्रांस के लिए जंग लड़ी थी, लेकिन जब वो इस टापू पर आया तो यहाँ के लोगों ने उसकी आज़ादी के कागजात को जला दिया और उसे भी गंदे नाले में फेंक दिया। लेकिन अब वो आज़ाद है और चाहता है कि उसके जैसे और भी लोग आज़ाद हो। वहीं एक और विक्टोरिया होनरी की लाश के पास बैठे मातम मना रही थी। तभी बास्टर्ड आकर उससे कहता है अब वो मसाबा का पीछा नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसकी जान बख्शी है, एक अच्छे इंसान की तरह। जो सुन उसकी माँ भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी जान उसने नहीं बल्कि ईश्वर ने बचाई है। लेकिन अब बास्टर्ड होनरी की बॉडी वापस ले जाने की बात करता है क्योंकि अब वो यहाँ पर और नहीं रहेगा। इस चीज़ को लेकर उन दोनों में खूब लड़ाई भी होती है, जिसे विक्टोरिया छुड़ाती भी नहीं है। जब बास्टर्ड जीत जाता है तो वो होनरी की बॉडी को लेकर निकल गया, क्योंकि अब वो उस इंसान को नहीं मार सकता जिसने उसकी जान बख्शी है। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी आपकी छोटी सी चीज़ आपके दुश्मन को आपका दोस्त बना सकती है। इसीलिए बस खुशियाँ बांटते रहिए। सुबह होने पर हम मसाबा को फिर से अपनी खोज में निकल जाता है। रास्ते में पड़ने वाले निशान और टूटी हुई पेड़ की टहनियों से अंदाज़ा लगाकर उसी रास्ते पर वो बढ़ता जा रहा था। यहाँ राडो जब गुफा से बाहर निकला तो उसके सामने विक्टोरिया और हॉबर्ट बैठे थे, जिन्होंने उसे बंदूक की नोक पर ले लिया और पूछा कि वो कहाँ गया, जिसको उसने यहाँ पर छुपा कर रखा था। लेकिन राडो एक भी शब्द नहीं बताता, जिसके बदले में उसे दर्दनाक मौत दी जाती है। वाइन ने मसाबा के पुराने कपड़े मिल गए, जिसको विक्टोरिया ने अपने कुत्ते को सुंघा दिया। उसकी गन से वो अब उसे ढूंढते ढूंढते नदी के पास पहुंच गया, पर वो जहाँ पर वो पानी पी रहा था। मसाबा को देखते ही वो कुत्ता उस पर झपट पड़ा और फिर दोनों ही झरने में गिर जाते हैं। लेकिन नीचे गिरने के बाद भी वो कुत्ता उसका पैर नहीं छोड़ता, पर मसाबा किस्मत से वहां पास में एक पत्थर मिल गया, जिसकी मदद से वो उसे मार देता है और फिर जंगल की ओर भाग गया। हालांकि ऊपर से विक्टोरिया ने उसे देख लिया, लेकिन वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती, बल्कि जब तक वो उसे तड़पा नहीं लगी तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। उसने एक बार फिर से जंगल में अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसके शरीर ने जवाब दे दिया, क्योंकि खून ज़्यादा बह चुका है और ऐसे में चल पाना उसके बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों बारिश होने के बावजूद भी उसका पीछा कर रहे हैं, जिस दौरान विक्टोरिया को पेड़ पर लगे खून के निशान से पक्का हो जाता है कि मसाबा इसी रास्ते से गया। 2 दिन के बाद हम मसाबा को समुद्र किनारे देखते हैं। उसने हिम्मत जुटाया, यहाँ तक सफ़र तय कर दिया, लेकिन जब उसने समुद्री किनारे भागने वाले कैदियों के शव देखे तो उसे रहा नहीं गया। उसे लगा कि शायद इसमें उसकी बेटी माती भी होगी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उसे वो कहीं नहीं मिली। पर पास में उसे एक टूटी नाव भी मिलती है, कुछ बचे हुए लोग भी जिन्होंने वहीं पर अपना आसरा बनाया था, और इसीलिए वो उससे माती के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता। जो सुन मसाबा वहीं गिर पड़ा, क्योंकि अब वो और खड़ा नहीं हो पाता। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो लोग उसकी मदद करते हैं।
जब उसे दोबारा होश आता है तो वो उसे एक महिलाओं के झुंड के पास भेजते हैं, जहां फाइनली मसाबा को उसकी बेटी मिल ही जाती है। उसे पाकर वो बहुत खुश होता है, पर माते की ओर से कोई खास किस्म की प्रक्रिया नहीं आई थी। उसे लगा कि उसके पिता उसे लेने के लिए आए, वापस जाने के लिए, कि वो उसे उसी गांव को ढूंढने में मदद करेंगे। तो वो पहली बार हंसती है और गले से उन्हें लगा लेती है। अब दोनों ही वहां से दूर भाग गए। कुछ ही देर में वहां पर विक्टोरिया भी पहुंच जाती है, जिसने फटाफट सभी गुलामों को चेक किया, लेकिन वो दोनों उन्हें वहां नहीं मिलते जिसे उन्हें तलाश थी। पर विक्टोरिया ने मानो कसम खा ली है, जब तक वो उसे ढूंढ नहीं लेगी तब तक चैन की सांस नहीं लेगी। उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए वो फिर से आगे बढ़ती है। अब इन दोनों को दोबारा कहीं छुपना था, लेकिन माती बार बार छुपने से तंग आ चुका और अब उसे अंतिम फैसला करना है। मसाबा भी उसकी बात से सहमत हो चुका है। उसे भी अब योजना बनानी थी, इसीलिए वो उस रात प्रार्थना करता है ताकि उसे शक्ति मिल सके, ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके। उधर विक्टोरिया और हॉबर्ट दोनों ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और दोनों योजना बना रहे थे कि कैसे अपना शिकार करें। लेकिन अब शिकारी खुद शिकार बनने जा रहा है। कैसे, चलिए देखते हैं। अब धीमी सी आर्ट से इन दोनों का ध्यान अपनी ओर विक्टोरिया खींचती और सही समय पर भाप लेती है कि कोई उनकी ओर आ रहा है। इसीलिए उसने फौरन हॉबर्ट का सर नीचे कर दिया। दरअसल ये मसाबा की फेंकी गई तलवार थी, जिससे ये दोनों बच गए। अब ये चौकन्ना हो चुके हैं, पर अंधेरे में इन्हें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इसी चक्कर में हॉबर्ट ने बिना देखे ही शूट कर दिया। तभी उसी अंधेरे में मसाबा निकला और उसके गले पर ब्लेड से वार करके फिर से जंगल में छुप गया। अगर वो चाहता तो उसे पूरा खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो चाहता है कि वो तड़प तड़प कर मरे। ऐसी हालत देखी तो उसे देखा नहीं रह गया और उसे एक आसान मौत दे दी। उसने उसे शूट कर दिया ताकि उसे तकलीफ ना हो। इसके बाद वो एक पेड़ के पीछे छुप गई, लेकिन तभी बिजली कड़की तो उसने फौरन ही गोली चला दी, जो जाकर उसके कंधे में लगी। लेकिन अगले ही पल वो फिर से वहां से गायब हो जाता है। वो प्रे करने लगी, लेकिन तभी पीछे से कोई उसके पेट में चाकू घुसा देता है और उसकी कहानी को खत्म कर देता है। ये मसाबा था। अब सुबह हुई तो माती फौरन अपने पिता के पास आई, उन्हें उठाया, लेकिन अब मसाबा चलने की हालत में नहीं था। उसके कंधे में गहरा जख्म हो चुका है, ऊपर से शरीर पर कई घाव लगे हैं, जिसमें कि लगातार खून बह रहा है। लेकिन फिर भी माती उसे सहारा देती है और आगे जाने पर वो गिर जाता है। तब वो उसकी मदद के लिए चीखती है, जिससे आसपास के गुलाम सुन लेते हैं, उसकी मदद के लिए आते हैं। और ये लोग उसी गांव के थे जो दक्षिण में थे। जैसे ही मसाबा वहां पहुंचता है, एक वैद्य उस पर दवाइयां लगाता है, जिससे कुछ दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर इनका स्वागत किया जाता है उस गांव में, जहां कुछ लोग इस टापू पर पैदा हुए थे और कुछ और लोग हैं जो मसाबा की तरह बाहर से लाए गए थे। अब सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक दिन तो माती को अपनी माँ भी दिखती है, जो उसे देखकर हंस रही थी, क्योंकि वो अपने पति और बेटी को आजाद देखना चाहती थी। लेकिन शायद इनको किसी की नजर लग गई, क्योंकि एक रोज कुछ अंग्रेज इनकी ओर आ रहे हैं। इसीलिए सभी चट्टान की ओर भाग जाते हैं। फिर भी चारों ओर से घिर गए। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए जितने भी गुलाम थे वो अब फैसला करते हैं कि वो खुद को समर्पित कर देंगे, क्योंकि अगर ये वापस अपने मालिकों के पास गए तो उनके साथ जानवर से भी बदतर सुलूक होगा। इसीलिए एक एक करके ये लोग उस खड़ी चट्टान से नीचे कूद जाते हैं और खुद को मार लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इस कहानी का यही पर अंत होता है। ये तो बस कुछ गिने चुने लोगों की कहानी थी। असल में उस समय में न जाने कितने ऐसे लोग थे जिन्हें ऐसे ही हर दिन जलील होना पड़ता था, सिर्फ अपने ब्लैक होने की वजह से मरना पड़ता था। उनके लिए आजादी सिर्फ मौत ही होती थी, क्योंकि पैदा होने से लेकर उन्हें बस गुलामी ही करनी पड़ती थी। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।